नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण उन तमाम अभ्यर्थी जिनका चयन हो गया है उनके लिए भी और जिनका चयन नहीं हो पाया है उनके लिए भी। तो जो अभ्यर्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़े हुए हैं, चाहे जिनका चयन हुआ हो या नहीं चयन हुआ हो, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनका चयन हो चुका है उनको ले उनमें जो डीवी का इशू आ रहा है उन डीवी के इशू को लेकर हम बात करेंगे। जिनका चयन नहीं हुआ है उनको शिथिलता को लेकर जो है इशू चल रहा है उसको लेकर बात करेंगे। और जो नए अभ्यर्थी हैं जिनका अभी फाइनल ईयर हुआ है या फिर जो अब तैयारी करेंगे उनके लिए नई वैकेंसी कब तक आएगी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। जिनका चयन हो गया है उनमें भी 7,000 जो कैंडिडेट हैं उनको भी इशू है कि इनमें से बाहर होंगे या फिर वो फाइनल ज्वाइनिंग लेंगे, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। और जो अंत वाली जो बात है वो है ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनली हम स्कूल कब जा पाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले निवेदन करूंगा वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनका कर्तव्य बनता है और मेरी तरफ से आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत ही शुभकामनाएं। हिंदी हमारी पहचान है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है और हमारा अभिमान है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे अपने विचार लिख सकते हैं हिंदी के बारे में कि आपको कैसा फील होता है, आपके क्या विचार है हिंदी को लेकर। तो चलिए साथियों शुरू करूँगा। आज के वीडियो में मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंट्स इश्यू। डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो भी चयन हो चुका है, जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उनके माइंड में बहुत सारे इशू हैं, उनको लेकर बात करेंगे। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी इशू है। दूसरा जो इशू है वो है डीवी कब तक, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो जाएगा, ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, जो संभावना है कि कब तक फाइनली नियुक्ति मिल जाएगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। शिथिलता, जैसा कि मैंने कहा जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है उनके माइंड में और उनके आसपास के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ घूम रही है, वो है शिथिलता। तो शिथिलता को लेकर हम बात करेंगे कि आखिर शिथिलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्लस जो अंत में जो चीज़ बच जाती है वो है न्यू वैकेंसी, कि नई वैकेंसी कब तक आ जाएगी और कौन कौन से डिपार्टमेंट में आएगी और कितने पदों पे आएगी, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। साथियों ये वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको फर्दर जो भी नई अपडेट आएगी वो आपको मिलती रहे। और हमसे कैसे जुड़े इसके कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे आप सभी जानते हैं टेलीग्राम अगर आप यूज़ में लेते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ के एजुकेशन हब पे। टेलीग्राम के माध्यम से हम आपको जैसे सिक्रूटनी फॉर्म हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट हो या फिर जो भी नेसेसरी जो पीडीएफ होती है वो हम आपको वहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। फेसबुक पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं के एडू हब। यूट्यूब जैसा कि आप सभी जानते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर अभी तक भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि यूट्यूब पर हम अब से हर रविवार को 11 बजे लाइव रहेंगे। हर रविवार को 11 बजे लाइव रहेंगे, तो आप उस समय लाइव रहकर अपने कोई भी क्वेश्चन हो या फिर जो भी चीज़ें हो आप हमसे लाइव पूछ सकते हैं और हम उनका लाइव आपको जवाब देंगे। तो ये भी हमने नया चालू किया है, तो आप हर रविवार को 11 बजे, जैसा कि अब जो नेक्स्ट संडे आएगा उसको 11 बजे हम लाइव करेंगे। तब तक के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, रिमाइंडर जो है मिलता रहे। ट्विटर, जो साथी ट्विटर चलाते हैं वो हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है किशन के 65408852। वैसे तो हम जो भी हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो चैनल है, लिंक चैनल है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे, पिन कर देंगे और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, तो आप जो साथी हैं वो वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला हमारा सबसे बड़ा इशू आ रहा है, जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उनके माइंड में है डॉक्यूमेंट्स इशू। अब डॉक्यूमेंट्स इशू है, क्या क्या इशू हो रहे हैं, तो हमारे वीडियोस पे जो है काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, मगर जो कॉमन कमेंट्स है, जो कॉमन इशू है उनको हमने लिया है। और कॉमन इशू जो है वो आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। जैसा कि ये हमारे वीडियो पर किसी साथी ने जो है कमेंट किया है, अनिल
खरवासारा, इन्होंने कहा है कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट 2017-2018 का है, ठीक है, तो उसमें एफिडेविट से काम चल जाएगा या फिर नहीं चलेगा, इसको लेकर इनका जो है इशू है। अगर चल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो जनरल में काउंट करेंगे सर, एग्जैक्टली बताओ ना। तो ये इनका एक इशू है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। सारे सवाल मैं आपको बता देता हूँ, शायद हो सकता है आपके सवाल भी इन्हीं सवालों से रिलेटेड हो, तो आपके भी जवाब दूंगा मैं बिल्कुल प्रमाण के साथ में। दूसरा जो इशू है वो है मोनी पांडे का, सर जिनका इनकम 2.5 लाख से कम वाले में यस हो गया है, बट इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो क्या उनको डीवी में प्रॉब्लम होगी? ये तो एक सिंपल सा सवाल है, इसका मैं यही जवाब देता हूँ कि अगर जिन्होंने 2.5 लाख से कम जो इनकम है उसका यस किया है, तो इसका मतलब है उन्होंने जब फॉर्म फिलअप किया था तो उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया, तो यहाँ पे उनको जो है जमा करवाना पड़ेगा आय प्रमाण पत्र, और कभी का भी जमा करवा सकते हैं, बस 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, चाहे आप दस्तावेज सत्यापन की पहले 1 दिन पहले का ही क्यों ना हो, मगर बस जो है 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये 2.5 लाख जो भी मौनी है उनका जो इशू है वो ये है। दूसरी चीज़ है कि अगर उनके 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो डीवी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो शायद हो सकता है कि वो आपसे शपथ पत्र मांग लें, या फिर हो सकता है कि वो आपसे आय प्रमाण पत्र की मांग ही ना करें और आपसे जो है उसको कंसिडर कर लें। मगर ये नॉन कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला, सॉरी कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट है ये, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई भी आपको जो है इसलिए बाहर नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो दूसरा है वो है लोकेश पारिक, सर मेरी वाइफ का ईडब्ल्यूएस नवंबर 2021 में बना हुआ था, बट वो मेरे नाम से था, जबकि जो नया सर्टिफिकेट बना है वो मई 2022 में बना है और उसके फादर के नाम से बना है, तो क्या इसमें एफिडेविट से काम चल जाएगा या जनरल में डालेंगे? उसके 96.91 मार्क्स हैं। लोकेश जी 96.91 मार्क्स है, आप डोंट वरी, आप वैसे भी श्योर हो, चाहे आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो या नहीं हो, आपका सिलेक्शन कंफर्म है, आपकी वाइफ का कंफर्म है सिलेक्शन, कोई भी नहीं रोक सकता उसे। दूसरी चीज़, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा, फिर उसके बाद में जवाब दूंगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, सर ओबीसी सर्टिफिकेट 2018 का है, अब न्यू 2022 का है, तो चल जाएगा ये, या मार्क्स 110 हैं? सर प्लीज़ रिप्लाई। 110 मार्क्स है तो आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर, तो मैं भी आपके सामने जो है नोटिफिकेशन की लाइंस पढ़ दूंगा, नोटिफिकेशन पढ़ दूंगा, फिर आपका जो है जवाब मिल जाएगा। और मेरे पास जो अगला कमेंट है, मेरे पास 2014 का मूल निवास है नॉन डिजिटल वाला, और न्यू मैंने 2022 में बनवाया है, तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी क्या? ये भी सवाल है। साथियों जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके इनमें से सवाल हैं तो आप निश्चिंत रहिए, इनके जवाब मिलेंगे। और जो मैंने शुरू में बता दिया कि क्या क्या बारे में इस वीडियो में क्या क्या बातें करेंगे, अगर वो भी इशू है तो आपके वो इशू भी सॉर्ट आउट किए जाएंगे। तो आप बिल्कुल बने रहिए और वीडियो को कंप्लीट देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि कोई भी जानकारी आपसे स्किप ना हो ऐसी मेरी इच्छा है। कोई भाई बता सकता है मूल निवास कब का होना चाहिए? मैंने रिजल्ट आने के बाद बनवाया है, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आपका वैलिड है। मूल निवास कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट्स में गिना जाता है, जिनको लेकर जो है शपथ पत्र के माध्यम से आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। इसका कोई जो है प्रावधान नहीं है कि पहले का होना चाहिए बाद का होना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला देवेंद्र जी। इसी प्रकार के जो कमेंट है उसमें से एक प्रमोद जी हैं, उन्होंने कहा आपकी वीडियो देखने से बहुत टेंशन कम हो गई है सर, मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट जो है मूल निवास 15 मार्च का है और पुराना 2007 का है, मार्क्स मेरे 91 है, एफिडेविट कौन सी डेट का लगाना है? एफिडेविट की जो डेट है वो शायद उसी वक्त की रहेगी जब दस्तावेज सत्यापन है, या फिर उससे 1-2 दिन पहले की चल सकती है। तो डेट का इशू कोई नहीं है, और आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है और नया आपने बनवा लिया है तो शपथ पत्र लग जाएगा और आप कंसिडर कर लिए जाएंगे। और वैसे भी आपके नंबर जो है अच्छे हैं, तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार के और भी जो है, ऐसा नहीं होता है ST SC, ये एक्चुअली क्या है, कन्फ्यूज़न था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जनरल में जो है सीटें कुछ, जैसे OBC MBC EWS की जो सीटें खाली रह जाती है वो जो है जनरल में काउंट कर ली जाएगी और उनको जनरल के माध्यम से भरा जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। मगर कुछ छात्रों को ऐसा समझने में थोड़ी समय हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो गया हो कि SC ST TSP की। तो साथियों SC ST TSP इसकी जो सीटें हैं वो ED कैटेगरीज में आएगी। बस अगर जैसे कोई SC में है और उसकी निःशक्त जन या फिर कोई विकलांग कोटे की जो सीट है वो खाली रह जाती है, तो उसको ST के
जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। मेरा मतलब वो था। 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम होने वालों को इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है, क्योंकि 2.5 लाख से जिनकी इनकम नीचे है उन्होंने फॉर्म भरते वक्त उसमें फ़ीस कंसेशन लिया है, फ़ीस का फ़ायदा उठाया है, इसलिए उनको ज़रूरत है। अगर 2.5 लाख से नीचे है तो, और ऊपर है तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको सभी को बता दिया, अब मैं आपके सामने जो है नोटिफिकेशन की कुछ लाइनें पढ़ देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें वन बाय वन समझ में आ जाएगी। पहली लाइन है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवंत पर्यंत होगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक ही बार भरा जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष की विधि शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला का जाति आय प्रमाण पत्र नियमानुसार पिता माता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पति की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय शैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र, अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों की प्रति विस्तृत आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। अभ्यर्थी को पात्रता की जाँच के समय मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। ये बहुत बड़ी लाइनें हैं। एक और जो दूसरी चीज़ बच जाती है वो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, ऐसा मैंने बता ही दिया। दूसरी चीज़ जो है कि आवेदन कार्मिक विभाग की अधिसूचना 21/1/2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ तभी देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इस लाइन को आप कंसीडर कर लें, यही सबसे बड़ा जो है जड़ है इशू का, कि आवेदन की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 9 मार्च 2022 से पहले या 9 मार्च 2022 तक का ही कंसीडर किया जाएगा, चाहे आपके पास ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो। इससे बाद का अगर आपने प्रमाण पत्र करवाया है तो वो वैलिड नहीं होगा, कंसीडर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जाएगी। अस्थायी रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन की 2 प्रतियां समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक तथा अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। इस लाइन को आप दोबारा पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक सर्टिफिकेट, आयु मतलब 10वीं की मार्कशीट कंसीडर करते हैं आयु के लिए, और शैक्षणिक योग्यता जो कि आपकी डिग्री है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का इशू है तो आपको वो मतलब उसके लिए प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान रख लें वे। और दूसरी चीज़ चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो आपके होने चाहिए स्कूल से, जो लास्ट स्कूल आपने पास आउट की है वहाँ का एक जो है उसके प्रधानाचार्य से जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और दूसरे 2 गजेटेड ऑफिसर के जो है उनके द्वारा भी जो है आपका एक चरित्र प्रमाण पत्र जो है मांगा जाएगा। बस वो जो गजेटेड ऑफिसर है वो आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें थी। अब चीज़ें जो आ जाती है वो आ जाती है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से कॉम्प्रोमाइज्ड है, कि किन किन को लेकर जो है शपथ पत्र हो या एफिडेविट हो, इनको लेकर जो है काम चलाया जाएगा या फिर उसमें कोई इशू नहीं होने वाला। पहला डॉक्यूमेंट्स आ जाता है मूल निवास। मूल निवास आपका अगर बहुत पुराना है, काफ़ी छात्र बोलते हैं कि मेरा बहुत पुराना है, नया नहीं है या फिर कल ही बनवाया है,
मूल निवास को लेकर कोई इशू नहीं होने वाला। अगर आपके पास पुराना है तो आप अभी नया बनवा लीजिए, कोई इशू नहीं चलेगा, और आपने अभी बनवाया नया तो भी कोई इशू नहीं होगा। मूल निवास कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट्स है, उसमें अगर कोई करेक्शन होता है तो शपथ पत्र के माध्यम से जो है उसे कंसिडर कर लिया जाता है, वो आपकी नेसेसिटी मतलब उसमें नहीं आता। दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कुछ भी इशू आ जाता है, जैसे आपने पुरानी स्कूल थी उसका नहीं हो पाया है, या फिर वो स्कूल बंद हो गई है। बहुत सारे हैं ऐसे जिनके कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, अब वो प्रमाण पत्र कहाँ से, तो अगर वो गेजेटेड ऑफिसर से करवाते हैं या फिर अपनी ग्राम पंचायत से भी करवाते हैं तो भी उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र गेजेटेड ऑफिसर से बनवाना है। अगर आय में आपने जैसे 2.5 लाख से कम है, अब चाहे उसमें कोई भी कुछ भी हो, जैसे कम भर दी हो या ज़्यादा भर दी हो, तो उसको लेकर कोई इशू नहीं होगा। बस 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से उसके साइन होने चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। आधार। आधार में कई बार होता है कि आधार में जो है कई बार डीओबी का इशू हो जाता है कि डेट ऑफ बर्थ या फिर रेजिडेंस का इशू हो जाता है, मगर आधार में कोई इशू नहीं होता। अगर इस प्रकार की कोई मिस्टेक्स होती है तो उनको शपथ पत्र के माध्यम या एफिडेविट के माध्यम से जो है कंसीडर कर लिया जाता है। चरित्र प्रमाण पत्र। जैसा कि मैंने बताया, एक चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा आपका स्कूल से जहाँ से आपने लास्ट शिक्षा ली है, और एक बनेगा आपका जो आपके आसपास में कोई गेजेटेड ऑफिसर हो जो आपके आचरण को जानते हैं उनके द्वारा। तो इसके संबंध में आपके कोई इशू नहीं होगा। ये केवल और केवल एक मतलब फॉर्मेलिटीज़ है जो करी जाती है, इसमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होता। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है पांचों, ये कॉम्प्रोमाइज्ड डॉक्यूमेंट्स है। इनमें कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं शपथ पत्र लगाकर, एफिडेविट लगाकर, इसमें जो है सब कॉम्प्रोमाइजेशन हो जाता है। इसको लेकर किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मूल निवास के काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि सर नया है, पुराना है, डिजिटल वाला है। साथियों में सबसे पहले अभी बता देता हूँ कि डिजिटल बनवा लो। डिजिटल बनवा लो, क्योंकि आजकल आधार वाला ज़माना है, तो डिजिटल बनवा लो। पुराना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर डिजिटल बनवा लो। और अभी का भी बनेगा, डेट को लेकर कोई इशू नहीं है। अगर पुराना है या अभी का है कोई इशू नहीं है, लेकिन डिजिटल बनवा लो, अच्छा रहेगा। नॉन कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट्स। अब वो डॉक्यूमेंट्स जिनको लेकर कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं किया जाता। मैंने अभी नोटिफिकेशन की लाइनें पढ़ी थी और उसमें बताया था कि जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, परित्यक्ता, कुछ भी हो, जो भी आप श्रेणी लगाते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपका मतलब जो आवेदन की अंतिम तिथि है उससे पहले का नहीं है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं कि सर हमारा ईडब्ल्यूएस नया है। साथियों फिर बता रहा हूँ, आंदोलन के चलते सरकार अपना रुख बदले या फिर नियमों में बदलाव हो, ऐसी बहुत कम संभावनाएं होती है, बहुत कम संभावनाएं होती है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पुराना है तो फिर बता रहा हूँ आपको समस्या होने वाली है, और आपके पास अगर जो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का है तो फिर दिक्कत नहीं है। ओबीसी का सर्टिफिकेट बता ही दिया, अगर बहुत पुराना है तो फिर एफिडेविट के माध्यम से उसको कंसीडर करने की संभावना बढ़ जाती है। ईडब्ल्यूएस के केस में भी ऐसा होता है कि ईडब्ल्यूएस का मान लो आपका 2019-20 का है, अब 2019 या 20 का हो और 2022 में, जैसे कि वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, मगर उस केस में क्या होता है ना कि आपसे एक शपथ पत्र मांगा जाएगा एसडीएम के माध्यम से, कि एसडीएम द्वारा जो आपका जो भी एरिया है उसके जो एसडीएम है उसके द्वारा सत्यापित हो, और वो एफिडेविट में आप ये कंसीडर करवाएंगे कि मेरा पहले से पुराना है, बस बीच में मैं नहीं बनवा पाया था और अभी बनवाया है, तो उसे कंसीडर कर लिया जाएगा, क्योंकि आपने जो है आप ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में पहले से ही आते हैं। जो उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप पहले से इस श्रेणी में रहे हुए हो, इसमें पहले से आप इसमें आवेदन करे हुए हो, तो वो उसको मतलब वो उसका जो है मीन है। तो एक तरह से अगर आपके पास पुराना है तो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। बहुत सारे केसेज हैं, बहुत सारे मेरे खुद के पर्सनल फैमिली में ऐसे केसेज हैं जिनमें कंसीडर कर लिया गया है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे सेंट्रल हो, तो वहाँ पे आपको कंसीडर कर लिया जाएगा अगर आपके पास पुराना है। मगर 9 तारीख के बाद 9 मार्च 2022 के अगर बाद का है, फर्स्ट टाइम आप आवेदन कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने बाद में बनवाया है, तो आपको कंसीडर नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर कंसीडर नहीं करेंगे। डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये आपके ओरिजिनल होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, जब रिजल्ट आया था उससे पहले का होना चाहिए, जैसा कि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आपकी डिग्री जो है कंप्लीट होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस आपके जो भी 10th 12th मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके कंप्लीट होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है उन्हीं से होना चाहिए।
विवाह प्रमाण पत्र, तलाक पत्र, विधवा जो भी इस कोटे में आती है महिलाएं, उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और कंपलसरी है। और इनमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा। ये पहले के होने चाहिए, 9 मार्च से पहले के, बाद के कंसीडर नहीं होंगे। 9 मार्च के बाद में अगर इस तरह के प्रमाण पत्र हैं, विवाह हो चाहे तलाक हो चाहे विधवा हो, तो ये बाद में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। विकलांग स्पोर्ट पर्सन, इनके सर्टिफिकेट भी जो है वो 9 मार्च के बाद के नहीं होंगे, इन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा, इनके पहले के होने चाहिए। तो साथियों, ये जो 5 मैंने लिस्ट बताई है, ये नॉन कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट्स है। इनमें आप साफ लिख लें, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास एज इट इज जैसे उन्होंने मांगा है वैसे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मगर आपके पास पुराने हैं तो फिर आपके साथ समस्या होनी कंपलसरी होगी। अब जाते हैं जाति प्रमाण पत्र। SC ST TSP, इनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। अगर आपने पहले एक बार बहुत पहले बनवाया हुआ है तो आपको दोबारा बनवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जैसा कि नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा गया है। मगर OBC लास्ट डेट 9 मार्च 2022 से पहले का है। जैसे आपने 2017 का है, 2017 का है तो 2017 के केस में ऐसा होता है कि या तो उसको कंसीडर कर लेंगे क्योंकि आप OBC में पहले से ही सम्मिलित हैं, OBC की जाति में पहले से आते हैं। मगर आपको लगता है कि मेरा बहुत पुराना है तो फिर वो आपको एक शपथ पत्र देंगे और शपथ पत्र के माध्यम से जो है आपको कंसीडर कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है ना। EWS सर्टिफिकेट में भी अगर 9 मार्च 2022 से पहले का है, अब वो चाहे 2020 का हो चाहे 2021 का हो, अगर आपके पास EWS 9 मार्च 2022 से पहले का है, आप पहले से ही EWS में आते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला। हो सकता है कि आपसे शपथ पत्र मांग ले और शपथ पत्र के माध्यम से जो है वो कंसीडर कर लिया जाएगा। तो जाति प्रमाण पत्र जो है OBC और EWS में यही इशू चल रहा है। और इसी इशू का एकमात्र सॉल्यूशन है कि अगर आपके पास 9 मार्च 2022 से पहले का है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और 9 मार्च 2022 के बाद में आपने फर्स्ट टाइम OBC हो या EWS में आवेदन किया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दस्तावेज सत्यापन। दस्तावेज सत्यापन कब तक हो सकता है? साथियों, ऐसी कोई पुख्ता खबर तो नहीं है, मगर जैसा कि हम अभी बोर्ड का घेराव किया था तो हमें वहाँ से कुछ इनपुट मिले थे। हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया आपको कि सत्यापन जो है एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब सितंबर के लास्ट वीक से या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक से शुरू होने की संभावना नहीं, पूरे चांसेस हैं। तो और तभी से हो पाएगा। तो दस्तावेज सत्यापन को लेकर आप निश्चिंत रहें, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन जो है शिक्षा विभाग की तरफ से करवाया जाएगा। शिक्षा विभाग अपने पहले जगह फिक्स करेगा, टाइम फिक्स करेगा, अपने कर्मचारी फिक्स करेगा, फिर उसके बाद में वो निर्देश देगा RSMSSB को, फिर RSMSSB जो है शेड्यूल जारी करेगा। तो दस्तावेज सत्यापन जो है शिक्षा निदेशालय की तरफ से करवाया जाएगा। अब ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इसके बारे में वो विचार करेंगे और वही जो है अंतिम निर्णय लेंगे। मगर दस्तावेज सत्यापन जो है एंड ऑफ दिस मंथ, सितंबर के आखिरी वीक से शुरू होने की पूरी प्रबल संभावना है। ज्वाइनिंग कब तक? अगर आपके दस्तावेज सत्यापन इस महीने के आखिरी में चालू हो जाते हैं तो 15 अक्टूबर तक आपके दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो जाएंगे और 15 दिन आप मान लीजिए उसको फाइनलाइज करने में, और आपकी जो नवंबर में है वो ज्वाइनिंग कंफर्म है। तो प्रोबेबली जो ज्वाइनिंग है वो नवंबर में हो जाएगी। अगर आपका फर्स्ट वीक में आता है, जैसे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अगर आपकी दस्तावेज सत्यापन चालू होते हैं तो पूरा अक्टूबर लग जाएगा, चाहे दिवाली तक जो है आपका सत्यापन होकर चुकेगा। और फिर उसके बाद में जो है आपकी जो नवंबर का एंड हो या फिर नवंबर का मिड हो, 15 नवंबर, तब से आपकी ज्वाइनिंग मतलब प्रोबेबली लगती है, संभावना बन जाती है। तो नवंबर में आपकी ज्वाइनिंग जो है हो जाएगी, डोंट वरी। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है, जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है उनको मुद्दा आ जाता है कि शिथिलता मिलेगी या नई वैकेंसी आएगी। शिथिलता मिलने पर अलग अलग आदमियों के, अलग अलग अभ्यर्थियों के, अलग अलग नेताओं के अपने अपने विचार हैं। और सोशल मीडिया पर जो है तमाम तरह के नेता जो है शिथिलता को लेकर मुद्दा उछाल रहे हैं। तो क्या हकीकत में ऐसा पॉसिबल है कि शिथिलता मिल सकती है? इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक जो है न्यूज़ का एक केस मतलब एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। एक आप लाइन पर बने रहें। कोई भी बात मैं अपने मन से करने से पहले मुझे खुशी होगी कि मैं आपको कुछ चीज़ें हकीकत से, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। पद एक आवेदन 2129 फिर भी नहीं मिल सका योग्य। मतलब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में एक पद के लिए जो है आवेदन मांगे गए थे और उसके लिए 2129 अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किया था। 725 अभ्यर्थी जो है उस एक पोस्ट के लिए जो है शामिल हुए थे और इनमें से केवल 3 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको उसके मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। एक पद के लिए पोस्ट थी, 2100 कुछ जो है आवेदन आए थे, 725 इसमें पास हुए थे और जो है केवल 3 अभ्यर्थी ऐसे थे जो
जिनका जो है चयन हुआ था इंटरव्यू लेवल पर, और उसमें से केवल 2 अभ्यर्थी इंटरव्यू देने पहुंचे थे, और दोनों में से भी किसी के पास भी जो है जो चीज़ें चाहिए थी, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, या जो 3 में से 2 ही अभ्यर्थी पहुंचे, लेकिन अनिवार्य अर्हता न होने से किसी का चयन नहीं हो सका। मतलब जो चीज़ें उसके लिए जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी थे, जो क्वालिफिकेशन नेसेसरी थी, वो नहीं मिली, तो इसलिए किसी का वह चयन नहीं हुआ, और इस पद पर भर्ती के लिए फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस बात को समझ ले, इस पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन फिर से जारी किया जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ कंप्यूटर अनुदेशक में। तो कंप्यूटर अनुदेशक में भी क्या हुआ, 10,157 पदों पर जो है भर्ती थी, और उसके बाद में जो है 7,000 अभ्यर्थी ही ऐसे हुए जिनका जो है अभी चयन हुआ है। अब 3,000 पद को लेकर जो है काफ़ी इशू बन रहा है कि 3,000 पदों पर जो है वो शिथिलता दी जाए। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परिणाम में शिथिलता की मांग, अभ्यर्थियों का धरना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का परिणाम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि ये खबर आपने पढ़ ली होगी। तो मतलब कल जो है बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया, और इसका नेतृत्व किया था उपेन यादव ने इसका रिक्त किया था। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में रिक्त पदों पर शिथिलता देते हुए एक और सूची जारी करवाने की मांग को लेकर युवाओं ने आज शपथ लेकर सरकार को 1 अक्टूबर का समय दिया है, और यदि मांगें नहीं मानी तो 2 अक्टूबर को युवा बेरोजगार बड़ी संख्या में गुजरात पालनपुर में दांडी यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने आंदोलन का जो है आह्वान किया था। अब आप यहाँ पे ये संख्या भी देख लीजिए कितनी संख्या होगी। ये होंगे करीब करीब 200 से 250 आदमी जो है अभ्यर्थी होंगे जो शिथिलता की मांग को लेकर अब जुड़े थे। हमने भी जो है हमारे जो यूट्यूब चैनल पर वहाँ पे एक पोल करवाया, जिसमें हमने जो है मतलब लोगों से एडवाइस मांगी कि हाँ क्या करना चाहिए। हमने एक पोल करवाया, उसमें बोला कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में आप क्या चाहते हैं बचे हुए पदों को लेकर। अब ये ऐसा सवाल था जिसमें जो है काफ़ी जो है 422 स्टूडेंट ने पोल किया, और इसमें जो पार्टिसिपेट किया, और इनमें से जो है 54% जो आदमी थे, ज़्यादातर मेजोरिटी वो थी न्यू वैकेंसी, कि नई वैकेंसी आनी चाहिए, और कम जो 46 थे वो ऐसे थे कि जिन्होंने कहा शिथिलता मिलनी चाहिए। अब आप खुद लगाइए अंदाज़ा, जब अभ्यर्थियों का ये वोट बैंक ये वोट है 400 अभ्यर्थियों में से मतलब 54% जो आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि नई वैकेंसी आए, और कुछ उससे कम चाहते हैं वो शिथिलता मिले। तो आपको सोचो कि जब अभ्यर्थियों के स्तर पर ही इस प्रकार की चीज़ें बनी हुई है, तो सरकार के स्तर पर तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। शिथिलता कैसे दे, सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि अगर शिथिलता मिले तो कैसे मिले। वास्तविक खाली पदों की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। पहला जो मेन पॉइंट आ जाता है, मेजर समस्या आ जाती है, आपने तो बीच में से उठ के आप खड़े हो गए कि शिथिलता दो, आंदोलन करने लग गए। आप सभी कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, आपको समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ होती है उसकी एक प्रोसेस होती है, और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना होता है। सबसे पहले जिनका चयन हुआ है उनकी डीवी करवानी चाहिए, फिर उसके बाद में उनको ज्वाइनिंग करवानी चाहिए, फिर उसके बाद में जो खाली पद है उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने पद खाली हैं, फिर उन पर जो है शिथिलता की मांग करनी चाहिए। मगर आपने बीच में ही शिथिलता की मांग उठाकर जो है कहीं ना कहीं जो आपके पास बहुत बड़ा ग्रुप था उसको आपने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। अब आपके पास कुछ ही संख्या में जो है अभ्यर्थी बच चुके हैं। पेपर फर्स्ट या पेपर 2 किस में दें स्पष्ट नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी मांग है कि पेपर फर्स्ट में देनी चाहिए, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनमें पेपर 2 में देनी चाहिए, अगर टोटल में दें तो भी। तो इस तरह जो स्थिति है वो भी स्पष्ट नहीं है कि किस में दें, इसका भी कोई जो है खाका बना हुआ नहीं है। वोट बैंक का नुकसान, सरकार का सबसे बड़ा नुकसान होगा वोट बैंक का। अगर वो 3,000 में अभ्यर्थी जो है मतलब वो अगर इसमें शिथिलता देते हैं तो उन्हें फ़ायदा नहीं होगा, उन्हें केवल और केवल 3,000 अभ्यर्थी 4,000 अभ्यर्थी तक ही जो है इसका फ़ायदा पहुंच पाएगा, 4,000 वोट तक का ही फ़ायदा पहुंच पाएगा मैक्सिमम। मगर नई वैकेंसी आने से फिर से 3 लाख आवेदन होंगे, 3 लाख से उनको जो है पैसों का फ़ायदा प्लस बजट में की गई घोषणाओं का जो है वर्गीकरण भी देने में आसानी होगी, और प्लस जो उनके पास बजट आएगा नई वैकेंसी के लिए उसमें भी जो है उनके पास बहुत बड़ी संख्या अपने आप ऐड हो जाएगी। जैसे 4,000 पद इसमें से बच जाते हैं, 2,000 और जोड़ लेते हैं तो 6,000 7,000 अभ्यर्थी मतलब पदों की भर्ती नई भर्ती मतलब बहुत बड़ा जो है उनके पास मुद्दा बन जाएगा। तो सरकार को वोट बैंक का इससे शिथिलता देने से तो नुकसान है, और नई वैकेंसी जो है उनको फ़ायदा है। आंदोलनकर्ताओं की संख्या बहुत कम। लंपी जैसे वायरस में आप सोचिए जब इतनी बड़ी संख्या में आज एक जन आंदोलन बन चुका है, फिर भी लेकर सरकार का उस इतना होने के बावजूद भी सरकार का जो है कोई स्पष्ट रुख नहीं है, तो फिर आप सोचिए 200 से 300 अभ्यर्थी मिलकर क्या ही उखाड़ सकते हैं। मगर मैं तो चाहूँगा आप आंदोलन करते रहिए अगर आपकी जायज़ मांग है। हालांकि सबके अपने अपने परिप्रेक्ष्य होते हैं कि जायज़ है या नाजायज़ है, मगर आप आंदोलन करते रहिए।
मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आपको शिथिलता मिले। शिथिलता केवल लॉलीपॉप है, वास्तविकता तो यही है। मैंने जैसे आपको बता दिया, चाहे सर्वे हो, चाहे न्यूज़ कटिंग हो, चाहे फिर वास्तविकता हो, शिथिलता केवल और केवल लॉलीपॉप है। वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ेगी। आंदोलन आप करते रहें, मगर नई वैकेंसी की तैयारी में भी जुट जाएं। नई वैकेंसी ही आएगी। मेरा फिर से बता रहा हूँ आपको साथियों, मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, नई वैकेंसी आएगी। शिथिलता केवल और केवल एक प्रलोभन है। अब आप मेरी बात पे नहीं मानेंगे तो इसके बारे में जो है उपेंद्र यादव ने अभी एक ट्वीट किया। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, गौर करिएगा। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी, उसके बाद रिक्त पदों पर शिथिलता मिलेगी। शिथिलता के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा। शिथिलता कैबिनेट के माध्यम से मिलेगी, जिसमें समय लगेगा। अब आप समझ रहे हैं। और जब तक शिथिलता मिलेगी तब तक आप सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करवाने का प्रयास कर रहा हूं। किसी भी अभ्यर्थी से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा नहीं आने दूंगा किसी भी प्रकार से। तो ये उपेंद्र यादव ने जो है ट्वीट किया था। अब इस ट्वीट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने भी जो है स्पष्ट कर दिया है कि देखो, शिथिलता मिलना नहीं मिलना ये कार्मिक विभाग पर डिपेंड करता है। मगर जिनका चयन हो चुका है वो तो डीवी की तैयारी करे, और जिनका नहीं हुआ है वो नई भर्तियों की तैयारी करे। नई भर्तियों में जो है सबसे बड़ी भर्ती आ जाती है, वो आती है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। करीब करीब 2500 जो पदों पर है वो इस वैकेंसी के आने की संभावना है, और ये इसी महीने के जो है इसी महीने के अंत में जो है आ जाएगी। आप देखेंगे आज ही दैनिक भास्कर में जो है एक रिपोर्ट आई थी, जनवरी तक 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी सरकार, फिर भी खाली पद रह जाएंगे 44,000। मतलब 60,000 पदों की भर्ती करेगी। आईए को लेकर एक नोटिफिकेशन हम जो ट्विटर पे देख रहे हैं, और इसमें जो है साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि 2734 जो है सूचना सहायकों की जो है वो खाली है, और प्रोग्रामर की करीब करीब जो है 205 खाली है। तो इस तरह से हमें इस बात की तो जो है कन्फर्मेशन हो जाती है कि जो सूचना सहायक है उसकी एंड ऑफ दिस मंथ, सितंबर के एंड तक जो है 2700 कुछ पदों पर जो है विज्ञप्ति आ जाएगी, कंफर्म आ जाएगी, और मतलब संभावना ऐसी है। और कंप्यूटर अनुदेशक जो बचे हुए पद है, जैसे मैंने बताया, शिथिलता नहीं मिलेगी, बचे हुए पदों में कुछ पद और जोड़े जाएंगे और नई वैकेंसी जारी होगी। अगर आपका आंदोलन उग्र होता है तो सरकार के पास जवाब है। सरकार बोलेगी कि आपके पास अगर 3000 4000 पद खाली रह गए हैं तो क्यों ना इसमें 2000 जोड़ के और आवेदन करवा दिए जाए। जो भी अभ्यर्थी नहीं हुए जो पास नहीं हो पाए उनको एक बार फिर से मौका देंगे, और उनको एक बार फिर से जो है नई विज्ञप्ति जारी करके नई वैकेंसी ला देंगे। तो सरकार यही करने वाली है, और इस प्रकार मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, कंप्यूटर अनुदेशक 2023 जो है, या तो इस साल के अंत में अगर आपका आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, या फिर नए बजट में 2023 के बजट में कंफर्म आपको देखने को मिल जाएगी। प्रोग्रामर एंड ऑफ अक्टूबर, अगला जो महीना आएगा उसके एंड में जो है प्रोग्रामर की 150 या 200 के करीब जो है विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो साथियों, ये थी सारी जानकारी। अब जो बड़ी जानकारी बच जाती है, बड़ा सवाल बच जाता है, वो हो जाता है कि 7000 अभ्यर्थियों में से कोई बाहर होगा। तो दोस्तों, इसका बाद मैं स्पष्ट जवाब दे देता हूँ। वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना होने वाले ही केवल बाहर होंगे। जिनके पास जो है जैसे डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, या फिर जो उनके सर्टिफिकेट है उनमें इशू है, तो वो बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा फाइनल मेरिट के आधार पर कोई बाहर नहीं होंगे। 7000 पदों में कितने बाहर होंगे, इसकी अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, कुछ कुछ चीज़ें गिनाऊं, तो आप भी समझ जाएंगे। जो दोनों में, जैसे वरिष्ठ और बेसिक दोनों में पास है, ऐसे कैंडिडेट, मतलब टोटल 7000 ऐसे हैं जिनके रोल नंबर आए थे, मगर कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो वरिष्ठ और बेसिक दोनों में पास है। तो ऐसे करीब करीब 150 से 200 अभ्यर्थी हैं, वो इसमें है। तो वो केवल और केवल एक जगह ज्वाइन करेंगे, एक जगह ज्वाइन कर पाएंगे। तो इसलिए 200 अभ्यर्थी तो वो बाहर होंगे। अयोग्य अभ्यर्थी जिनकी डिग्री पूरी नहीं हुई, जो लास्ट ईयर में थे, जिनका रिजल्ट नहीं आया, जो परीक्षा नहीं दे पाए, या फिर जिनका लास्ट ईयर था, तो इस कारण जो है 300 से ज़्यादा या 300 जो है अभ्यर्थी वो बाहर होंगे। फर्जी डॉक्यूमेंट, जिनके पास दस्तावेज जो है वो प्रमाणित नहीं है, जिन्होंने इधर उधर से डिग्री ले ली, जिन्होंने इधर उधर से जो है सर्टिफिकेट बनवा लिए, वो बाहर होंगे करीब करीब 500 के आसपास। और ज्वाइन नहीं करेंगे 200 से, जिनका मतलब जब इस भर्ती में जिनका चयन हुआ है, वो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका जैसे आरएस मेंस में हो गया हो, या फिर वीडियो में हो गया हो, या ग्राम विकास पटवार में हो गया हो, या अन्य वैकेंसी, या रेलवे, क्योंकि ये सब भर्तियां जो थी निरंतर चल रही थी, एकदम पैरेलली चल रही थी। तो शायद हो सकता है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, और होगा 200 से 300 अभ्यर्थी ऐसे मिलेंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे।
या जिनका अन्य में चयन हो चुका है। तो इस प्रकार जो टोटल संख्या हो जाती है वो 1500 के आसपास हो जाती है। तो टोटल 1500 के करीब अभ्यर्थी जो हैं वो अपने इन चीज़ों के कारणों की वजह से जो है बाहर होंगे 7000 में, और खाली पद जो हैं, जो अभी 3000 पद बता रहे हैं, वो बढ़कर 4000 या 4500 पद हो जाएंगे। तो इस प्रकार साथियों 7000 में से कितने बाहर होंगे? मेरिट के आधार पर कोई भी बाहर नहीं होगा। जिसका चयन हो चुका है वो फाइनल ज्वाइनिंग समझे, केवल डॉक्यूमेंट्स का ही इशू है। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कन्फर्म है और जो मैंने बता दिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं, तो आपको कोई बाहर नहीं करेगा। किसी प्रकार की कोई इशू नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी है। मगर हमारे बताने के बावजूद भी अगर आपके माइंड में बहुत सारे इश्यूज़ रह जाते हैं, कुछ चीज़ें रह जाती है, तो बिल्कुल आप, जैसे कि मैं कमेंट्स आपको पढ़ के सुनाए मैंने, वैसे ही आप कमेंट कर दीजिए। मैं फिर से उन कमेंट्स को लूँगा और आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देवें, और दूसरी चीज़, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाएं, ताकि आपको जो सिक्रूटनी फॉर्म हो या फिर नई वैकेंसी की PDF हो, नई जो भी चीज़ें होगी वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूँ साथियों, कि जैसा ही मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद से मैं जो है जो भी नई वैकेंसी आएगी, चाहे IAI हो, जैसे इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की हो या फिर कंप्यूटर अनुदेशक की हो, इनकी जो है मैं पर्सनल है, आपको यहाँ पे जो साथी चाहेगा वो जुड़ सकता है। मैं उनको पूरी तैयारी करवाऊँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी क्या रणनीति रही, और बिना कोचिंग के, बिना किसी एक्स्ट्रा किसी चीज़ के मैंने कैसे जो है 100+ मेरे नंबर आए, तो उसी आधार पर मैं आपको भी दोबारा तैयारी करूँगा। और अब की बार हो सकता है कि हम जो है, मेरे पास करीब 100 से 150 अभ्यर्थियों की ऑलरेडी टीम बन चुकी है। तो मैं उनके साथ साथ चाहूँगा, अगर आपको भी अगर ज्वाइन होना है तो आप हमारे जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और चैनल पे जुड़ जाइए। चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरी चीज़ें पढ़ाऊँगा, और हम जो है साथी अब की बार जो है झंडा गाड़ेंगे बिना किसी फीस के, बिना किसी कोचिंग के। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कोई आपके जो क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।